हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। लास्ट क्लास जो था हम लोग का, उसमें हम लोगों ने नील विद्रोह को देखा। नील विद्रोह की जो है वो शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसका आने वाले आंदोलनों पे क्या प्रभाव पड़ा था, इस पे हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की थी कल की क्लास में। कि नील विद्रोह जो है वो एक जो ब्रिटिश के द्वारा जो एक शोषणकारी और दमनकारी नीतियां थी, जिसमें कि नील की खेती करना भारतीयों के लिए जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके कारण जो यहाँ के छोटे किसान थे, मध्यम वर्गीय जो परिवार थे, किसान थे, वो लोग ऋण के जाल में फंस जाते हैं। इसके अलावा भूमि की जो है उर्वरा शक्ति वो खत्म हो जाती है, और खाद्यान्न फसलों की जो है कमी होने के बाद साहूकार जो थे, जमींदार थे, इन लोगों ने और जो अंग्रेज थे, तो इन लोगों के अगेंस्ट में जो छोटे छोटे किसान, मतलब किसान जो थे और छोटे जमींदार, साहूकार, मध्यम वर्गीय लोग थे, इन लोगों ने अपना आगे विद्रोह प्रारंभ किए। और उस विद्रोह का, आने वाले विद्रोह में, जो हमने कल की क्लास में ही चर्चा की थी कि आपका जो चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन इनको इसको बोले या सत्याग्रह बोले, तो 1917 में ये होता है। लेकिन 1917 यानी कब? 20वीं सदी में। और जो नील विद्रोह है वो कहाँ होता है? और ये बिहार में होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि बिहार के किस हिस्से में। लेकिन जो नील विद्रोह है वो बंगाल में होता है, जहाँ पे नादिया जिला हम लोगों ने देखा था, पावना, खुलना, ये सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जिसके नेता विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, ये लोग रहते हैं। आने वाले समय में जब चंपारण आंदोलन की शुरुआत की गई थी, सत्याग्रह जो ये प्रारंभ हुआ था, तो ये जो समय था ये 1917 का समय था। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस आंदोलन की अगुवाई जो है, हालांकि पहले इस जो यहाँ के किसान की समस्या थी, उस किसान की समस्या को उजागर करने का जो प्रयास किया गया, या किसान की समस्या को राष्ट्रीय पटल पर रखने का जो प्रयास किया गया, वो किनके द्वारा किया गया? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि राजकुमार शुक्ल कौन थे, कहाँ के थे। ये एक व्यापारी थे, व्यापारी किसान थे। और इसी में हम लोग देखेंगे कि जो लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में, कांग्रेस का जो अधिवेशन, हर साल चूंकि कांग्रेस के द्वारा अधिवेशन की जाती है, तो 1916 में जब लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ है, उसी अधिवेशन में ये राजकुमार शुक्ल जो है वो किनसे मिलते हैं? गांधी जी से मिलते हैं। और गांधी जी से मिलने के बाद, क्योंकि गांधी जी 1915 में आते हैं, थोड़ा और इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि 1914, इससे पहले 1914 का जो है वो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ रहता है। 1915 में जो है गांधी जी वापस आते हैं, और 16 में ये अधिवेशन होता है कांग्रेस का। इसी अधिवेशन में जो है राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं, और गांधी जी से मिलने के बाद वो बिहार आने का निमंत्रण देते हैं, और 1917 में ये जो है चंपारण सत्याग्रह का जो है शुरुआत होता है। ये महात्मा गांधी का भारत आने के बाद ये पहला सत्याग्रह था, जहां इन्होंने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। और सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब क्या? सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। किनसे? लोगों के बीच जाकर और ब्रिटिशों से जो है वो आग्रह करना है कि आप हमारी वाजिब मांग को जो है मान लीजिए, जिससे यहाँ के स्थानीय किसान जो है या भारतीय समाज जो है पीड़ित है अंग्रेजों की जो नीतियां हैं, शोषणकारी नीतियां, इन नीतियों के जो है खिलाफ में जो है आग्रह। और इसी में इन गांधी जी के द्वारा जो है सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया गया पहली बार। हालांकि इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में ये करके आए थे, वहां पे भी सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके अपने आंदोलनों में ये आए थे। लेकिन भारत में अगर सत्य और अहिंसा का अगर बात की जाए, तो महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार जो है चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन में जो है सत्य और आग्रह, सत्य के लिए जो आग्रह, सत्य और अहिंसा का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है।
तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा लखनऊ अधिवेशन। इसके अलावा राजकुमार शुक्ल मिलने जाते हैं, गांधी जी का आगमन होता है बिहार में, गांधी जी का बिहार में आगमन होता है, और आगमन होने के बाद जो है सत्याग्रह का जो प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है, ये आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है। और कल की क्लास में हमने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी पहले से कि नीट का जो विद्रोह था वो इसी का बैकग्राउंड है। तो वहां से आप पिछली क्लास से इन सारे चीजों को, हालांकि अभी हमने थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा कर ही दी थी कि नील आंदोलन का जो है सब इस पे क्या प्रभाव पड़ा। तो बेसिक बातें हम लोग पहले जानते हैं, और बेसिक बातें को जानने के बाद हम लोग आंसर को किस तरीके से फ्रेमिंग करेंगे, क्या क्या चीजों को हम लोग लिखेंगे, इन तमाम चीजों को जो है आज की क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, और जो आपके काम का होगा आपको अपने क्लास में अपने नोट्स में जो है उसको लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कहानी के माध्यम से चीजों को नहीं समझेंगे, कहानी को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है कि बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ चुकी है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो चंपारण सत्याग्रह जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर अगर आपसे सिर्फ चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछेगा तो भी आपको लिखना है। और चंपारण सत्याग्रह इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बिहार में ही शुरुआत क्या बिहार में ही होती है। चंपारण अभी हम लोग देखेंगे मैप के आधार पे कि चंपारण का जो है भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है, बिहार के किन हिस्सों में है, उसके आसपास के जिले कौन से हैं, महात्मा गांधी आए तो किस तरीके से, वो सब कहानी का एक पार्ट है। उस पर भी थोड़ी थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे कि महात्मा गांधी आए तो कहाँ उनका आगमन हुआ, किन से मिले, मुजफ्फरपुर में, मोतिहारी में, ये सारा चीज जो है हम लोग देखेंगे। लेकिन बेसिकली जो कहानी का पार्ट है कि चंपारण का जो किसान आंदोलन हुआ, तो सत्याग्रह था जिसमें कि राजकुमार शुक्ल आए थे, उनसे मिले, किसानों की समस्या थी, तिनकठिया पद्धति थी, इन सारी चीजों पे जो है हम लोगों ने नील विद्रोह में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लिया था। अगर आज के क्लास में थोड़ी सी अगर बात करें चंपारण सत्याग्रह का, जब चंपारण एक किसान आंदोलन के रूप में अगर हम देखें तो चंपारण जिला, अब तो वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण दोनों वहां पे उसका विभाजन हो गया है। तो जो वेस्ट चंपारण है उसका मुख्यालय बेतिया है, और जो ईस्ट चंपारण है उसका मोतिहारी है। बेतिया और मोतिहारी आप देखेंगे, और जो लोग वहाँ के होंगे वो तो बहुत अच्छे तरीके से समझ ही रहे होंगे कि किस तरीके से चंपारण में महात्मा गांधी आते हैं। थोड़ा सा हम आपको एक भौगोलिक दशा जो है पहले दिखा ही दें, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कुछ इस तरीके से, हालांकि थोड़ा अच्छा नहीं बना है लेकिन बनाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा आप लोग भी देखिएगा। कुछ इस तरीके से बिहार का आप अगर नक्शा देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो किशनगंज है, लेकिन ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे क्या है, चंपारण है। यानी कि बिहार के नॉर्थ और वेस्ट में, ईस्ट तो इधर हो गया, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो यहीं पे बंटवारा किया गया है। यहाँ वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, और इधर जो है इसको बोलते हैं वेस्ट चंपारण। तो ये हो गया बेतिया और ये मोतिहारी। यही आपका जो है भौगोलिक नक्शा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसमें चंपारण कहाँ पे है। अगर हम बात करते हैं तो चंपारण जिला में 1917 में महात्मा गांधी द्वारा जो है भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया था। इसकी चर्चा हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले की थी। इस क्षेत्र में क्या था, तो इस क्षेत्र में अंग्रेज जो है वो जो जिनके पास ज्यादा जमीन था,
यानी जो भूमिपति थे उनके द्वारा जो है किसानों का शोषण होता रहा, और इसी को लेकर समस्याएं खड़ी हुई। किसानों का शोषण लंबे समय से हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक जो खाद्यान्न उत्पादन का जो तौर तरीका था, जो खेती करने का तौर तरीका था, उसी तौर तरीका के खिलाफ में इन लोगों का विरोध होता रहता था। और 19वीं सदी के आरंभ में, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 1859-60 में जब नील विद्रोह होता है, उससे पहले भी इस आंदोलन की जो है शुरुआत हो जाती है 19वीं सदी के आरंभ में, और 20वीं सदी में तो बिहार में होता है। तो 19वीं सदी के आरंभ में जो अंग्रेज हैं, जिनको बोला जाता है गोरे बगान मालिक, गोरे बगान मालिक या अंग्रेज बगान मालिक, जो खेतों के मालिक थे वो कौन थे? गोरे थे। तो कल की क्लास में हमने बताया था कि गोरों ने जो है मिलकर क्या किया, किसानों के साथ एक अनुबंध करा लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कराया, और अनुबंध के हिसाब से इनको एडवांस अग्रिम राशि दी गई थी, और राशि देने के बाद इनको एक जो जमीन पे खेती करने का इन लोगों ने एक पैमाना सेट किया था, वो क्या था? 3/20, यानी 3 कठिया पद्धति इसी को बोला गया। हमने कल ही बताया था कि 1 बीघा में कितना? 20 कट्ठा होता है। तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में जो है नील की खेती करना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया, और इसी को क्या बोला गया? 3 कठिया पद्धति। और कॉन्ट्रैक्ट करा लेने के बाद 1860, क्योंकि थोड़ी सी और पहले की कहानी जानते हैं कि 1860 ईस्वी तक जो है रैयतों को 1 बीघा में 5 कट्ठा, यानी कि पहले क्या था? 1 बीघा में 5 कट्ठा जो है वो नील बोना पड़ता था। और नील के पूरा का पूरा इतिहास हम लोगों ने देखा कि नील क्यों जरूरी था, नील की मांग कहाँ थी, नील से क्या क्या उसका उपयोग किया जाता था। ये सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में देख लिए थे। तो आज हम थोड़ा बस चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा जो चीज और छूट गया था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले का जो सिस्टम था, यानी कि 1860 ईस्वी तक रैयतों को क्या बोला जाता था कि 5/20, यानी कि 1 बीघा में आपको 5 कट्ठा में नील की खेती करना है। लेकिन 1867 यानी 7 साल के बाद ये चेंज हो गया, और यहीं पे इनको एक तरीके से मजबूर कर दिया गया कि नहीं, आपको अब क्या करना है? 3/20, यानी कि 3 कट्ठा में आपको नील का खेती करना है, जिसी को क्या बोला गया? 3 कठिया पद्धति। और 1867 है, इसके पहले तक जो है रैयतों को 1 एकड़ नील के लिए कितने मिलते थे? 6.5 रुपये मिलते थे। यहीं से मामला जो है वो खराब हुआ, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारा चंपारण सत्याग्रह का आप अगर रीजन देखेंगे, जिसमें कि आर्थिक कारण, प्रशासनिक है, अंतर्राष्ट्रीय है, पर्यावरणीय है, लेकिन उसमें से जब एक कारण आप पढ़ेंगे तात्कालिक कारण, तो उस तात्कालिक कारण में जो है आपको यहीं से वो चीज को जो है समझने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि तुरंत में चंपारण सत्याग्रह जो है वो करना पड़ा, या अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो सत्याग्रह करना पड़ा, आंदोलन करने की जरूरत पड़ी। तो जो किसान है इनको 1 बीघा के लिए, 1 एकड़ के लिए कितना मिलता था? 1 एकड़ के लिए इनको मात्र 6.5 रुपये मिलते थे। अभी के समय में आप तुलना कर लीजिए कि अभी के समय में कितना होगा। तो 6.5 रुपये मिलते थे। और उसी साल क्या हुआ कि रैयतों के विद्रोह के फलस्वरूप सरकार के दबाव से इस रकम को बढ़ा दिया गया। जहां पे मिल रहा था 6.5 रुपये, तो 1919 में एक थे मिनिस्टर थे, उनका नाम सॉरी अंग्रेज थे, उनका नाम था गैरले गोरले गोरले नाम था। तो ये जब गोरले महोदय आए, गोरले ये अंग्रेज थे। कब की बात हम कर रहे हैं? 1909 ईस्वी की बात कर रहे हैं। तो गोरले महोदय जब आए, जहां 1 एकड़ में इनको 6.5 रुपया मिल रहा था, तो ये जब आए तो ये बढ़ाने के बाद कितना कर दिए? 6.5 से 13.5 रुपये कर दिए। जो पहले 6.5 रुपया मिल रहा था, अब कितना मिल रहा था? 13.5 रुपया। तो देखिए समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। 1867 में कुछ और था 6.5 रुपया, और आप लगभग 40 साल के बाद, 40-42 साल के बाद जो है इसको 13.5 रुपये कर दिया गया।
तो तिनखड़िया पद्धति के बदले किसान को जो है वो उचित मजदूरी नहीं मिलती थी। जब कॉन्ट्रैक्ट करा लिया गया तो उनसे सिर्फ काम करवाया जाता था, उनको उचित संसाधन जो है वो मुहैया नहीं करवाई जाती थी, सीमित उपजाऊ भूमि रहती थी। किसानों को जो है हल और बैल रखने के लिए उनके पास जो है बहुत फंड नहीं जारी किया जाता था, तो किसी तरह वो लोग अपना जीवन बसर भी कर रहे थे और साथ में संसाधन को भी जुटाने का प्रयास कर रहे थे। तो अगर संसाधन की तरफ अगर उनका ध्यान जाता था तो उनकी मजदूरी कम होती थी, या अगर उनकी मजदूरी ज्यादा अपने मजदूरी को अगर बढ़ाना चाह रहे थे तो फसल जो है इधर अच्छे से नहीं होता था, तो फसल नहीं होता था उसके बदले भी इनको इनके साथ शोषण किया जाता था। और मजदूरी जब इनको उचित नहीं मिलती थी तो इनका जो पारिवारिक सामाजिक जो अपनी आवश्यकता है उसकी आपूर्ति नहीं हो रही थी। तो इसके कारण क्या होगा कि नील की खेती से जो है और जमीन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ने लगा। स्वाभाविक बात है कि खाद्यान्न फसल जो है भूमि उर्वर नहीं रहेगी, इसकी जो है क्षमता कम होती चली जाएगी। तो जो किसान नील की खेती करने से मुक्ति चाहते हैं, कुछ किसान ऐसे थे जो बोले कि नहीं हमारी जो फसल है वो धीरे धीरे अच्छे तरीके से नहीं हो रही, तो हमको आप मजबूर मत कीजिए। तो उन पर जो है मनमाने ढंग से लगान लगा दिया जाता था कि अच्छा तुम खेती बंद करोगे तो आओ इधर, तुमको हम क्या करते हैं मनमाना लगान वसूलते हैं। तो पहले जो भी रकम तय की जाती थी लगान की 5 रुपया 10 रुपया, अब जो है डबल कर दिया जाता था, 1.5 गुना। तो इस तरीके से उनका लगातार क्या हो रहा था, उत्पीड़न और शोषण हो रहा था, इनका किसानों का उत्पीड़न और शोषण इनका प्रारंभ हो गया। तो एक तरीके से इनको मजबूर किया गया, दूसरा तरफ लगान जो है बढ़ा दिया गया। तो इसके कारण जो है इनकी आर्थिक दशा जो है धीरे धीरे इनकी किसानों की जो है वो कमजोर होती चली जाती है। ये आर्थिक दशा जो है इनकी बिल्कुल ही, अब स्वाभाविक बात है ना, कोई आदमी का इनकम का स्रोत आप लगातार सिर्फ उसको कर्ज में ही डुबा देंगे तो कहाँ से सोच पाएगा, कहाँ से वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएगा। अपना व्यक्तिगत होता है, परिवार का होता है, बाल बच्चा होता है, सामाजिक कुछ दायित्व होते हैं, इन सभी दायित्व की पूर्ति के लिए उसको कहीं ना कहीं एक आर्थिक जो आवश्यकता है या आर्थिक जो जरूरत है उसको फुलफिल नहीं उनका हो पाता था। और इस समस्या को अगर रखने के लिए वो कहीं पुलिस प्रशासन या कोर्ट में जाते थे तो कोर्ट में भी किनका, तो अंग्रेजों का, वहां भी जो है उनके साथ दबाव बना के और केस खारिज करवा दिया जाता था, या फिर उनके केस को जो है न्यायालय में भी नहीं सुना जाता था। क्यों? क्योंकि न्यायालय में भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे या बड़े पोस्ट पे कौन थे? अंग्रेज ही थे। तो इनके साथ लगातार समस्याएं जो है वो बढ़ती चली आ रही थी। और जो थे रैयत, उस कोठी के लिए वो लगातार, कोठी यानी कि अंग्रेजों के रहने का जो स्थान था उसको कोठी बोला जाता था। वहां पे वो अपना मतलब रहने का भी और जो ये सब काम एक्टिविटी एक्स्ट्रा होता था उसको कोठी बोला था। तो वहां पे जाके वो नील बोते रहे और तब तक उनको नील के लिए, खेत सींचने के लिए पानी मुफ्त में मिलता रहा। मेन यहीं से लड़ाई शुरू होता है कि जो किसान अंग्रेजों के साथ कोठी में जब तक रहते थे तो कोठी में रहने के बाद उनको अब स्वाभाविक बात है कि आप किसी के अंदर में भी काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं वो आपको मुफ्त में मिल जाएगी, है ना। लेकिन जैसे ही आप वहां से हटेंगे तो उसका आपको एक शुल्क देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से वहां भी क्या हुआ कि अंग्रेज के साथ जो भारतीय किसान उनके साथ कोठी में रह के काम करते थे उनको नील की खेती के लिए जो है उसको पानी की सिंचाई के लिए इनको मुफ्त मिल रहा था। यानी फसलों की सिंचाई के लिए जो ये पानी जो है ये मुफ्त में मिल रहा था। अब जैसे ही मुफ्त में मिलता रहा, लेकिन 1908 में जो है जो किसान थे वहां कोठी में जाके, क्योंकि आंदोलन की शुरुआत जब होती है तो उससे पहले कुछ ना कुछ मूवमेंट बनता है। तो 1866-67 में ये सारी घटनाएं चल रही थी और 1908-9 आते आते क्या हुआ कि जो कुछ लोग कोठी में जाके नील बोने का काम करते थे अब वो लोग नील की खेती या नील बोने का काम जो है वो बंद कर दिए। और रैयतों से पानी के लिए जो है जब बंद कर दिए तो उनसे पानी के लिए उनसे पैसा मांगा गया। और पानी के लिए जो पैसा मांगा गया तो वो पैसा कितना इन लोगों ने निश्चय किया कि 1 बीघा का कितना, 3 रुपया। अब देखिए कि नील की खेती करने के बाद 1 एकड़ में मिल रहा है कितना, 6.5 रुपया। लेकिन खेती करने के लिए उनको पानी अगर मिलता, अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता है तो वो सिर्फ 1 बीघा में उनसे 3 रुपया वसूला जाता था।
और इस जो सिंचाई के लिए पानी दिया जाता था उसके लिए जो पैसा वसूला जाता था इसको बोलते थे पैन खर्चा। क्या बोलते थे इसको? पैन खर्चा। पैन खर्चा यानी कि सिंचाई के लिए जो पानी की व्यवस्था की जाती थी और उससे जो रकम वसूला जाता था उसी को बोला गया पैन खर्चा। तो इस तरीके से पैन खर्चा से किसान परेशान हो गए, जबरदस्ती जो उनसे नील की खेती करवाना, ऊपर से सिंचाई के लिए उनसे जो है पानी अगर की जरूरत पड़ती थी उसके लिए उनसे अलग से पैसा वसूला जाता था। कॉन्ट्रैक्ट पे जो है कुछ और लिखा गया और बाद में उनसे कुछ और करवाया जाता था। पहले 3 कट्ठा, शुरुआत तो 5 कट्ठे से हुई लेकिन फिर 3 कट्ठा में होता था। फिर धीरे धीरे इस तरीके से क्या हुआ कि अंग्रेज जो है वो इन पे एक जबरन दबाव बनाने लगे और दबाव बनाने के कारण जो है जो किसान नहीं भी चाहते थे कि हम खेती करें उनके साथ भी एक मजबूरी इन लोगों के द्वारा उसको उत्पन्न करा दी गई ताकि वो लोग अंग्रेजों के गुलाम हो गए खेती और ये सब काम करते रहे। मामला की शुरुआत तब से होती है जब क्या होता है, पेन खर्चा के लिए इन लोगों ने आंदोलन, चूंकि सिंचाई के लिए पैसा नहीं था या खेती के लिए, खेती किनका हो रहा था, जबरन अंग्रेजों का हो रहा था। सिंचाई के लिए उनसे पैसा मांगा जा रहा था, पैसा ये खुद पहले से किसान जो है वो ऋण के जाल में फंसे हुए थे, तो कहाँ से वो पैसा दे पाएंगे। तो एक एक करके हम देखेंगे यहाँ से कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि इसकी भूमिका क्या होगी। भूमिका में हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, उसी में हम लोग देखेंगे सत्याग्रह, जो चंपारण सत्याग्रह या आंदोलन है उसको, इसकी शुरुआत कैसे होती है। सबसे बेसिक बात जो है उसको हम लोग देखेंगे कि आखिर इस चंपारण सत्याग्रह का जो है वो कारण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे इस आंदोलन के लिए कौन आते हैं? गांधी जी आते हैं। यहाँ पे गांधी जी की भूमिका को थोड़ा सा देखेंगे और गांधी जी आते हैं तो फिर यहाँ पे बहुत सारा रीजन होता है इसमें कि आर्थिक कारण है, प्रशासनिक है, अंतर्राष्ट्रीय है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कुछ आर्थिक कारण है, प्रशासनिक कारण है, अंतर्राष्ट्रीय कारण है। इसके बाद कुछ और थे जैसे नील बगान जो मालिक थे, जिनको बोला जाता था यूरोपियन नीलहे, नील बगान के मालिक। इनको क्या बोला जाता था? यूरोपियन नीलहे। तो ये भी एक कारण बना। आगे हम लोग देखेंगे एक एक करके कि इनके साथ क्या समस्याएं थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण था तात्कालिक कारण, जिसपे कि क्या था? पेन खर्चा। तात्कालिक कारण जो है वो उसमें क्या था? पेन खर्चा। ये वसूला जाता था अंग्रेजों के द्वारा। इसी को लेकर विरोध हुआ, इसी समस्या को लेकर जो है राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिलते हैं। महात्मा गांधी आते हैं, उनका बिहार में आगमन होता है, सत्याग्रह का प्रयोग होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस आंदोलन का महत्व क्या है, परिणाम क्या रहा, क्या प्रभाव रहा और निष्कर्ष। इन तमाम जो है एस्पेक्ट को हम लोग आज की क्लास में देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक की चीजों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। भौगोलिक स्थिति को हमने दर्शा ही दिया कि बिहार के किस हिस्से में चंपारण है। इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने देने का प्रयास किया। कल के क्लास में हमने आपको नील विद्रोह बताया। तो अभी तक के क्लास के हिसाब से आप जो है चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में, आपको उम्मीद करते हैं कि आ ही गया होगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आया होगा। तो एक एक करके हम लोग अब देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें भूमिका की, तो चंपारण भारत बिहार के किस हिस्से में? नॉर्थ वेस्ट में, जो बाद में विभाजन हो गया ईस्ट और वेस्ट चंपारण में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रिटिश शोषणकारी अर्थव्यवस्था है या फिर पूंजीवादी व्यवस्था से आम जन में क्या होता है? असंतोष। किससे? ब्रिटिश की जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो आम आदमी है उसमें असंतोष की भावना हो जगती है। यानी ये अंग्रेजों की इस नीति से बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं थे, जो पूंजीवादी व्यवस्था थी या फिर
जो शोषणकारी अर्थव्यवस्था थी। ब्रिटिश पूंजीवादी व्यवस्था बोलें आप इसको, या फिर इसको आप बोल सकते हैं शोषणकारी अर्थव्यवस्था। इससे आम लोग में बहुत ज्यादा जो है वो उत्साह नहीं था। क्यों? लगातार इनका, आप लोग, स्वाभाविक बात है कि अंग्रेजों के द्वारा अगर इस चीज के लिए इनको दमन किया जाए, शोषण किया जाए, तो ये इनकी बेसिक नीड जो है वो पूरा नहीं हो रहा था, तो समाज के लिए ये लोग क्या ही कर पाएंगे। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी, और सारा का सारा जो खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न तो हो ही नहीं रहा था, क्योंकि वहां पे नील की खेती की प्राथमिकता इन लोगों ने दी। और जो ब्रिटिश औद्योगिकरण था, तो जब भी औद्योगिकरण हुआ, इससे किसको नुकसान हुआ? तो जो स्थानीय किसान थे, जो भारतीय किसान थे, इनको जो है वो नुकसान हुआ। और नुकसान होने से नील की खेती करने की मजबूरन इनको, नील की खेती से इनका शोषण प्रारंभ हो गया। और ब्रिटिश औद्योगिकरण हुआ, तो इससे जो स्थानीय किसान थे उनको जो है दिक्कतें होने लगी। इसके अलावा राजकुमार शुक्ल का आगमन होता है। ये एक व्यापारी रहते हैं, राजकुमार शुक्ल। ये इनका गांव जो है मुरली भितरहवा, ये चंपारण में ही पड़ता है, मुरली भितरहवा। कई बार प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। तो ये यहाँ के रहते हैं और एक व्यापारी रहते हैं जो किसानों की समस्या को लेकर बहुत ज्यादा ये तत्पर रहते हैं। लखनऊ का अधिवेशन होता है 1916 का, जहाँ पे लखनऊ पैक्ट होता है। वहाँ पे जो कांग्रेस के द्वारा जो नरम दल और गरम दल थे, उसमें जो अलगाव हुआ था 1907 में जो हुआ था तो इससे क्या हुआ कि उन लोगों के बीच वहां पे एक समझौता कराने की कोशिश की गई थी। तो कांग्रेस, और इसी समय क्या हुआ कि उससे पहले थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक, ये सब जो है इनका भी 1914 में जेल से आगमन हो गया था। तो जिस तरीके से कांग्रेस में बंटवारा किया गया था नरम दल और गरम दल का, तो फिर से उन लोगों को एक रीयूनाइट करने की बात की गई थी। तो स्वाभाविक बात है कि उदारवादी यानी कि जो मॉडरेट थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, इन सभी लोगों का वहां पे एक समागम होता है। और देश के जितने बड़े अच्छे लीडर थे, सारे लोग थे साथ में। महात्मा गांधी यहाँ पे भारत आ जाते हैं। महात्मा गांधी भी कांग्रेस से पहले से परिचित थे ही, और कांग्रेस की उस अधिवेशन में जाके वहां पे हिस्सा लेते हैं। और इस बात का अंदेशा जो है राजकुमार शुक्ल को होता है। राजकुमार शुक्ल जो है वहां पे पहुंचते हैं और वहां अपनी बातों को रखते हैं, और वहां पे गांधी जी से अनुरोध करते हैं कि आप बिहार में एक बार आए, और बिहार में आने के बाद जो किसानों की समस्या है आप उसको, उससे एक बार आपको हम अवगत कराते हैं, फिर आपको जो ठीक लगेगा, आप चूंकि आप पहले से दक्षिण अफ्रीका में सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके आप आए हैं, वहां भी आप जो है डचों के, सॉरी, अंग्रेजों, काले और श्वेत और अश्वेत की जो लड़ाई थी, उसमें आप बोअर युद्ध जो हुआ था उसमें आप सम्मिलित थे, आपके साथ भी भेदभाव किया गया था। तो आप भी वहां पे इन चीजों से उबर के आए, तो बिहार में भी आप आके क्या करें, थोड़ा सा हम लोग को दिशा निर्देश देने का काम करें। तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे गांधी जी जो है वो सर्वप्रथम चंपारण आते हैं और वहां पे सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा जान लें कि चंपारण सत्याग्रह से पहले की बिहार की स्थिति क्या होती है, यानी चंपारण सत्याग्रह से पहले बिहार की स्थिति, क्या पहले भी ये आंदोलन बिहार में हुआ होता है? क्या किसानों की समस्या है वो अचानक होती है? क्या इससे पहले बिहार के किसी और हिस्से में ये आंदोलन देखने को मिलता है? तो बिल्कुल तिरहुत के क्षेत्र में जो है ये किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। तिरहुत अगर हम बोलें तो अभी के हिसाब से आप तिरहुत प्रमंडल देख लें, तिरहुत के क्षेत्र में वो किसान आंदोलन हम लोगों को देखने को मिलता है। और तिरहुत, क्योंकि तिरहुत प्रमंडल अभी के हिसाब से आप देखेंगे तो जिसमें कि वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली, तो ये लगभग जो है 6 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो तिरहुत प्रमंडल में आते हैं। तो तिरहुत के क्षेत्र में पहले से जो है वो किसान आंदोलन प्रारंभ होते हैं। और बंगाल में भी 1800, जो हम लोग कल की क्लास में देखे थे, 1859-60 में वहां पे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा विद्रोह प्रारंभ हुआ होता है। फिर 1883-84 ईस्वी में दरभंगा में, 1883-84 में जो है दरभंगा में भी किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। आगे जाके फिर हम लोग देखेंगे 1920-21 में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में फिर से वहां पे दरभंगा में होता है।
इसके अलावा 1860-70 में मधुबनी के क्षेत्रों में, मधुबनी में तो देखिए ना, दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, यानी कि तिरहुत और मिथिला का जो क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी पैदावार होती थी और अच्छे यहाँ पे लोग जमींदार थे, यहाँ पे लोगों के पास जो है वो जमीन अच्छी मात्रा में थी और किसान भी अच्छी मात्रा में, तो लगातार उन लोगों के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट होते रहता था। उसी का परिणाम धीरे धीरे ऐसा हुआ कि एक 1908-9 में एक भयावह स्थिति होती है, तब जाके सभी लोग यूनाइट होते हैं, गांधी जी आते हैं और गांधी जी का समर्थन मिलने के बाद ही सत्याग्रह जो है वो प्रारंभ होता है। लेकिन 1914 में अगर बात करें, अप्रैल का वो महीना होता है, बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में ब्रज किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद वही हैं जो जेपी नारायण के कौन है, ससुर जी हैं, ब्रज किशोर प्रसाद। तो ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा जो है चंपारण किसान के किसानों के लिए एक आगाज किया गया। ठीक है। तो जो ब्रज किशोर प्रसाद हैं वो जेपी नारायण के ससुर जी होते हैं, इनके द्वारा जो है वहां पे आवाज दी जाती है और तभी से जाके ये चीज शुरू होता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं जो कारण आखिर क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा, कारण की बात करें कि आखिर ये सत्याग्रह क्यों होता है, तो पहला कारण जो था, ये जो यूरोपियन नील्हे थे, यूरोपियन नील्हे जिसको बोला गया क्या, गोरे बगान मालिक। तो जो अंग्रेजों के द्वारा ये लोग थे, इसको बोला गया प्लांटर्स एसोसिएशन। इन लोगों के द्वारा जो एक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है और उसके बाद ये सारी बातें हैं कब की, जब 17वीं सदी की, उस समय तिरहुत प्रमंडल में बेतिया और रामनगर में अंग्रेज आके बस गए। यहाँ से शुरुआत होता है। ये कहानी कब की है, 17वीं सदी में, कि किस तरीके से जो यूरोपियन नील्हे आते हैं इस क्षेत्र में, प्लांटर एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। तो ये लोग जो है बेतिया और रामनगर, अब कभी मौका मिलेगा तो आप जरूर देखिए, जाइएगा रामनगर जो है, वहीं पे फरहा घाटी, रामनगर दून, ये सब आप ज्योग्राफी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, हिमालय का जो पार्ट है, जो तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है ये। तो यहाँ पे आके ये लोग क्या करते हैं, बस जाते हैं। तो पहले बसने की बात करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो वहां बेतिया और रामनगर में आके अंग्रेज जब बसते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं कि अस्थायी और अस्थायी रूप से वहां पे नील की खेती प्रारंभ करवा देते हैं। कहीं कहीं जो अस्थायी होता है और कहीं कहीं जहां इनको लगता है कि हमारा बात आसानी से लोग मान लेंगे, तो ये अस्थायी या अस्थायी रूप से नील की खेती को प्रारंभ करवा देते हैं। और नील की खेती के पीछे की कहानी भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। और वहां पे इन लोगों ने क्या किया, कोठी, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कोठी, तो अलग अलग जगह पे अभी भी बहुत सारी जगह में आप देखेंगे अंग्रेजों के द्वारा जो बनाई गई कोठी थी, वो अभी भी देखने को मिलेगा। पुराना पुराना आपको उसमें इक्विपमेंट, औजार जो है वो लोहा वगैरह देखने को मिलेगा। तो ये कोठी स्थापित करते हैं आके, और यहीं पे इन लोगों को रहने खाने की सबकी व्यवस्था करवा दी जाती है। जैसे हम लोग के द्वारा डेरा होता है ना, उसी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा एक कोठी बनाया गया और वहां पे नील की कोठी, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन, सॉरी, नील का उत्पादन होता था, उसको वहां पे रखा जाता था। उसके लिए जो वर्कर होते थे वहां पे रहते थे, उसके लिए जो आवश्यकताओं की जो है उसकी पूर्ति वहां पे की जाती थी। और खुद को जो है अपने आप को ये अघोषित सम्राट अपने आप को मान लिए, कोठी स्थापित किए, खुद को जो है ये अघोषित सम्राट यानी कि राजा बना लिए खुद से ये बोल के। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत था कि किसानों के साथ जो समस्याएं आ रही थी कि उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं था। न्यायालय में भी जाते थे तो उनकी बात को कहीं कोई लोग नहीं मानते थे या उनकी बात को रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो इन लोगों के द्वारा जो है न्याय व्यवस्था को भी नियंत्रित कर लिया गया। तो यहां से शुरुआत होता है। अब अगर किसी को न्याय की आवश्यकता पड़ेगी, और आप लोग पढ़ते ही हैं, सब लोग जानते हैं कि कानून व्यवस्था जो है सबों के लिए समान होता है,
लेकिन अगर कानून में ही किसी के साथ अगर भेदभाव होगा तो लोग मतलब संविधान के लिए वो सही नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले मुख्य कारण तो यही हुआ, ये लोग आगे बस गए, नील की खेती करवाना शुरू कर दिए, कोठी स्थापित कर दिए और न्याय व्यवस्था को नियंत्रित कर लिए। तो पहला रीजन तो यही था कि ये लोग आके और खुद को एक तरीके से ऑटोक्रेट बन के काम करना शुरू कर दिए। दूसरा क्या था, जो आर्थिक कारण था। अब हम लोगों ने पढ़ा कि दूसरा कारण था क्या, आर्थिक कारण। कृषि का क्या होता है कि वाणिज्यीकरण होता है, और कृषि का जो है वो वाणिज्यीकरण होता है। तो कृषि का जब वाणिज्यीकरण होता है, ये किसका परिणाम होता है, जो अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व नीति लाई जाती है, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसको कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम, हालांकि कुछ चीजों को जो है हम लोग पढ़ाने का काम किए हैं, लेकिन जो मुख्यतः आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम बच गया है उसको हम लोग आगे क्लास में देख लेंगे, जिसमें माहलवारी, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी है, इस चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो जो भू राजस्व नीति थी, इसी का परिणाम था क्या, कृषि का वाणिज्यीकरण। वाणिज्यीकरण का मतलब क्या, ऐसे चीजों को उत्पादन करना जिसका एक मार्केट में वैल्यू होना चाहिए, और जो खाद्यान्न फसल है उसको गायब कर दिया गया। तो किस वाणिज्यीकरण का मतलब क्या, नील की खेती, क्योंकि उस समय नील का डिमांड था बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से। तो नील की खेती प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से करवाई जाती थी, जिसको बोला जाता था जीरात। अब इस खेती को करवाने के लिए जो है मजदूरों से सस्ते खेती करवाना। अब दो तरीके से होता था, एक निजी और एक रैयत। तो जो निजी होता था उसमें मजदूर को बुला के सस्ती खेती करवाते थे, उनको जो है उचित मजदूरी नहीं देते थे। और रैयत में जो लोग जिनको ये लोग लाए थे तो उनके पास संसाधन की कमी होती थी। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ कि संसाधन जो है वो असीमित हो गई, मजदूरों से सस्ती खेती करवाना, अनुबंध करके और इनके साथ दुर्व्यवहार करना, ये सारा चीज जो है लगातार इनका बढ़ता जा रहा था। और ऋण के जाल में इस तरीके से लोग फंसते चले गए कि अपने सामान को, अपनी जमीनों को जो है वो गिरवी रखवाना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि गिरवी अगर आप किसी चीज को गिरवी रखेंगे तो उसके अंदर जो है एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो खत्म होने लगता है, और उनको उचित मेहनताना नहीं मिल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रहा है। आप जो है सो जबरन उनके ऊपर जो है एक 3 कठिया पद्धति कृषि का लाद दिए हैं, जिसमें कि 3/20 हिस्सों में, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करनी ही होगा। रैयतों को जो है अपनी जमीन दे दे के ये सब सारा काम करवा। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे इन लोगों का अपने आप को ये लोग शोषण महसूस करने लगे। ये लोग शोषण अपने आप को महसूस करने लगे कि हमारा कहीं ना कहीं शोषण होता जा रहा है। और शोषण जो है किस तरीके से, इन लोगों को बोला गया कि नील लगाने की धमकी दी जाती थी, हिंसा की जाती थी। नील लगाने की धमकी कि तुमको नील लगाना ही पड़ेगा, नील की खेती करनी ही पड़ेगी, अगर नहीं करोगे तो हिंसा करेंगे। और उचित मतलब जो मजदूरी था, यानी कि मजदूरी भी जो है वो कम मिल रहा है। बेगारी जो है ये बढ़ती जा रही थी। बेगारी मतलब समझते हैं कि ऐसे ही बिना वेतन के आपको रख लिया और दिन भर काम कराते जा रहे हैं। अब कुछ अगर आप बोले तो आपको जुर्माना भी लगा देंगे। तो इस तरीके से जो हर्जाना भरना पड़ता था, टैक्स जो है वो बढ़ा दिए। तो इन सारा जो इनका तौर तरीका था, ये कहीं ना कहीं क्या था, शोषण का तरीका था, और ये आर्थिक कारण को दर्शाता है। ये हो गया। तीसरा अगर आप कारण देखेंगे, जो था महत्वपूर्ण, पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक। अब पर्यावरणीय कारक का मतलब क्या है कि आप अगर खेतों में सिंचाई कर रहे हैं, खेतों में पैदावार कर रहे हैं, तो नील की खेती के लिए आप, नील एक तरीके से क्या था प्राकृतिक चीज तो था, लेकिन उसके उगाने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो आर्टिफिशियल चीजों का प्रयोग होता था। और बारिश के बाद जो है वो सारा चीज धुल के बह के कहाँ जाता था, नदियों में या पोखरों में, तालाबों में, जहाँ जो जल का स्रोत होता था। इससे क्या हो गया, जल प्रदूषण हो गया। तो जल प्रदूषण हो गया तो स्थानीय जो लोग, पहले अभी के समय ना सब में, सबके घर में समरसेबल है, मोटर है, चापाकल है, लेकिन उस समय जो है सार्वजनिक रूप से लोग तालाब, नदी, इन सभी चीजों का जो है वो
प्रयोग किया करते थे। तो इससे आम जनमानस पर जो है प्रभाव पड़ता चला गया। जो पशु थे उनके साथ जो है उन पे प्रभाव पड़ता था। साथ साथ जो मृदा जो है वो विपरीत हो गई, मतलब मिट्टी जो है पहले जो अच्छी पैदावार दे रही थी, अब धीरे धीरे क्या हो गया कि विपरीत, यानी कि मृदा जो है वो अनुर्वर हो गई। ये बहुत ज्यादा जो है उर्वर नहीं रह पाई। और इसलिए भी क्योंकि आप देखेंगे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए लगातार क्या करना पड़ता है, फसल चक्र करना पड़ता है। आप एक फसल दो फसल उगाए, उस बीच में आप दलहन लगा दिए, खाद्यान्न फसल के बीच में आप दलहन लगा दिए, फिर अगले साल कुछ और लगा दिए। तो इससे क्या होता है, एक साइकिल जो बनता है, उससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो अच्छे तरीके से बनी रहती है। लेकिन एक ही फसल को आप लगातार उगाएंगे, इससे क्या होगा कि मिट्टी की जो उर्वरता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और मिट्टी की उर्वरता जब खत्म हो जाता था तो ये लोग छोड़ देते थे उस जमीन को, भूमि बंजर हो जाती थी। और भूमि बंजर होने के बाद इन लोगों को जो है जो किसानों के साथ एग्रीमेंट किया जाता था वो एग्रीमेंट नहीं मिलता था। तो ये भी एक रीजन होता था। दिस अगला जो है वो क्या था, प्रशासनिक कारण। और प्रशासनिक में आप देखेंगे ही कि प्रशासनिक कारण में जो है जिस तरीके से इन लोगों ने न्यायालय को कंट्रोल कर लिया, जो प्रशासनिक तंत्र था उसको कंट्रोल कर लिया। आप लगातार सुनते होंगे नेताओं के द्वारा चुनाव का माहौल आता है या ऐसे भी व्यक्तियों के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है सत्ता पार्टी पर कि आप जो है वो ईडी, आईटी, इनकम टैक्स मतलब सीबीआई इन सभी चीजों पे आपका नियंत्रण होता है। आप जब चाहते हैं तभी जो है उसका रेड मरवा देते हैं किसी के ऊपर भी, या आपके विरोध में जो भी कोई आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन एजेंसियों पे जो है सरकार जो है उनका नियंत्रण होता है। वास्तविकता कितनी है क्या है ये आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। लेकिन अंग्रेज के द्वारा भी जो उस समय जो सबसे ज्यादा जुडिशियल, जो बिल्कुल ही फेयर होना चाहिए, उसमें किसी का भी इंटरवीन नहीं होना चाहिए। तो न्यायालय व्यवस्था पे ही अगर नियंत्रण हो जाएगा तो आम जनमानस को जो है न्याय कहाँ से मिल पाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि उनको न्याय नहीं मिलता था, और न्याय नहीं मिलने के कारण जो है स्वाभाविक है कि उनका गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पे था। तो न्यायालय पे जो है इनका नियंत्रण होता था। प्रशासनिक रीजन आप अगर इसको देखें समझें तो क्या था, न्यायालय पे नियंत्रण। अगला जो है आप देखेंगे कि जो बहुत सारा उस समय न्यूज़पेपर वगैरह भी हमने चर्चा भी की थी कि हरीशचंद्र मुखर्जी के द्वारा हिंदू पैट्रियाट, दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है नील दर्पण, तो ये सब नाटक। लेकिन ये उस समय का था जब नील विद्रोह हो रहा था। लेकिन जब आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का जो है वो प्रकाशन होता था, जैसे 1900, और ये सब सारा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में, तो कई बार देखें जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी अंग्रेजों की नीतियों का विरोध हो रहा था। तो 1913 में कानपुर में जो है एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन होता था, उसका नाम था प्रताप, प्रताप पत्रिका। 1913 में कहाँ पे, कानपुर में। और ये प्रताप जो है ये साप्ताहिक पत्रिका थी। तो इस पत्रिका के माध्यम से किसानों की समस्या को उजागर करने का प्रयास किया जाता था। इसके अलावा बिहार में आप देखेंगे तो 1917 में द बिहारी करके एक पत्रिका था, द बिहारी। अच्छा, ये जो प्रताप है किसके द्वारा, इसके जो संपादक थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम था, गणेश शंकर विद्यार्थी। इनके जो संपादक थे इनका नाम था क्या, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप मैगजीन को कानपुर से लॉन्च किया गया 1913 में। 1917 में जो है द बिहारी, ये एक जो है दैनिक पत्रिका थी, डेली न्यूज़पेपर। 1917 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक का नाम था महेश्वर ठाकुर। तो इस तरीके से अगर मीडिया आपके साथ अगर नहीं रहती है, पूरा तंत्र आपके साथ नहीं रहता है, तो इंडिविजुअली आप क्या करते हैं, चीजों को जो है दूसरे माध्यम से जब भी आपको मौका मिलता है उसको उजागर करने का प्रयास करते हैं।
तो इस तरीके से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से चीजों को जो है वो बताने का काम करे। इसके अलावा जो सामाजिक कारण आप देखेंगे, नेक्स्ट जो है सामाजिक, समाज में तो सभी लोग थे ना, सभी धर्म, सभी जो व्यवस्था के या समाज में हर तरह के काम करने वाले लोग थे। तो सबसे ज्यादा जो है किसानों में जागरूकता, क्योंकि किसान पीड़ित थे हमेशा से। किसान, क्योंकि इनकी पद्धति ही थी, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जो भू राजस्व नीति थी, तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर रहा? किसानों पर। और जो राजकुमार शुक्ल थे, ये तो व्यापारी थे, सत बढ़िया, इनका मुरली भी भरा हुआ गांव था। तो राजकुमार शुक्ल जब आए तो ये जो यूरोपियन नीलहे थे, जो गोरे बागान मालिक थे, उनका उनके द्वारा जो शोषण किया गया था, तो शोषण करने के बाद जो है ये लगातार उनकी आवाज को उठाते गए और खुद को जो है वो सत्याग्रह करने के लिए, जो गांधी जी की विचारधाराओं को जहां तक ये सोच पाए, समझ पाए, उसको वो किसी तरीके से आगे कंटिन्यू कर रहे थे। साथ में इनकी पत्नी भी थी। पत्नी का नाम था क्या? किसान में जागरूकता फैलाने का काम किसने किया? राजकुमार शुक्ल ने। मुरली भरा हुआ गांव, सतबरिया, मुरली भरा हुआ गांव। हाँ, और इनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था क्या? केवला देवी। तो ये लोग जो है किसानों के प्रति जो है, किसानों में जागरूकता फैलाने का काम किए। तो ये सारा चीज जो है, सारा रीजन बनता है चंपारण सत्याग्रह। लेकिन मुख्य जो तात्कालिक कारण था, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, क्या था? पैन खर्चा। यानी 1 बीघा में कितना लिया जाता था इनसे पैसा सिंचाई के लिए? 3 रुपया सिंचाई के लिए। और इनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि ये पैसा देके और फिर क्या करेंगे? खेती करेंगे। तो मजबूरन इनको जो है नील की खेती करनी पड़ती थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है आगे बढ़ते गए। और इसी बीच में फिर जो लखनऊ का अधिवेशन होता है, उस लखनऊ अधिवेशन में दिसंबर में, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन हर साल दिसंबर में आयोजित किया जाता था, और इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के सभी लोगों को जो है उसमें इकट्ठा किया गया, है ना। हिंदू मुस्लिम सभी लोग नाराज थे, बहुत सारी बातें थी। तो वहां पे इसलिए सभी बड़े बड़े नेताओं का जो है वो जमावड़ा हुआ। तो उसी में जो है ब्रजकिशोर प्रसाद जी जो थे, जो जेपी नारायण के ससुर जी थे, तो ब्रजकिशोर प्रसाद से मिले कौन? और ब्रजकिशोर प्रसाद बिहार के ही थे। तो ब्रजकिशोर प्रसाद से मिले कौन? राजकुमार शुक्ल। बड़े नेताओं से मिले। तो उन्होंने, ब्रजकिशोर प्रसाद जो कि कांग्रेस के मेंबर थे, तो उन्होंने राजकुमार शुक्ल को यह एक उपाय समझाया कि आप एक काम करें, गांधी जी से मिले, शायद गांधी जी आपकी सहायता कर सकते हैं। और इसी बीच में राजकुमार शुक्ल जाते हैं दिसंबर 1916 में, गांधी जी से अनुनय विनय करते हैं, अनुरोध करते हैं। और अप्रैल 1917 में, अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी का आगमन होता है। और इस तरीके से इस सत्याग्रह का जो है वो आगाज, प्रारंभ, शुरुआत यहां से हो जाता है। तो ये मुख्यतः रहा कारण कि क्या क्या कारण था और किस तरीके से गांधी जी यहाँ पे आते हैं, गांधी जी को कौन लाते हैं। इसके पीछे का सारा बैकग्राउंड जो है हमने आपको बताने का प्रयास किया। यहां तक समझ गए? अब अगर थोड़ी सी चर्चा करें कि गांधी जी की भूमिका क्या थी, एक एक करके देखेंगे गांधी जी की क्या भूमिका थी। चंपारण में किस तरीके से वो आते हैं। चंपारण आगमन के बाद जो है एक समिति की बनाई जाती है इनके द्वारा, समिति का रिपोर्ट आता है, फिर उसका क्या महत्व होता है, लोगों के बीच उस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ता है, अंग्रेजों के द्वारा जो है इसको किस तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है, या फिर गांधी जी की बातों को किस तरीके से माना जाता है। इन सारी चीजों को हम अभी देखने का काम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लास समझ में आया होगा अच्छे से। और बिल्कुल अच्छे से आया होगा, क्योंकि बहुत आसान शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत चीज, देखिए, चीजों को अगर आप समझ जाएंगे तो खुद से भी आप उसको तैयार कर लेंगे। और बगैर दूसरी बात है कि क्लास तो हम आपको करवा ही रहे हैं, साथ में आपको कंटेंट भी मिल रहा है।
और उस कंटेंट के बेस पे फिर आपका टेस्ट भी हो रहा है, और टेस्ट के बाद फिर हम आपको 1-to-1 गाइडेंस भी करते हैं, और फिर उसमें हम क्या करते हैं, आपको पर्सनल गाइडेंस भी करते हैं कि आपको कैसे आंसर लिखना है। इन तमाम चीज़ों को, पूरे साइकिल को अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, क्लास देखते हैं, क्लास के बाद मॉडल आंसर या कंटेंट मिलता है, उसके बेस पे आप टेस्ट देते हैं, और टेस्ट के बाद जो आप गाइडेंस लेते हैं, तो इन तमाम चीज़ों से क्या होता है कि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर अच्छी होती जाती है। आपका आंसर राइटिंग जो है अच्छा होता है, आपका क्वेश्चन जो विषय है, विषय वस्तु, उसकी समझ आपकी अच्छी होती है, उस चीज़ों को आप पकड़ते हैं, एक दूसरे से लिंक करने का प्रयास करते हैं, तो इससे क्या होता है कि कम समय में आप अच्छा आंसर जो है वो लिखने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपका दिमाग एकदम से पूरा भैकम होता है कि पूरा खाली हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते जाइए और फिर उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ तक जो हमने आपको बातें समझाई, शायद वो आपके समझ में आ गई होगी। अब अगर हम देखें आगे कि गांधी जी की क्या भूमिका होती है, तो गांधी जी के बारे में हमने आपको पहले ही बताया कि 1914 का विश्व युद्ध, ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ रहता है, भारत में भी इसका असर होता है, दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं, और गांधी जी जब आते हैं तो ये इनका एक सबसे बड़ा जो हथियार था वो क्या था, सत्याग्रह। तो गांधी जी अक्सर ये कहा करते थे कि सत्याग्रह से किसी भी बड़े से बड़े जो शक्तिशाली साम्राज्य है उसको भी, उसकी जड़ें भी जो है उखाड़ी जा सकती है। तो इनका मेन हथियार ही था क्या, सत्याग्रह। उनके द्वारा ये भी बोला गया कि विश्व जो है वो सत्य पर टिका हुआ है यानी सब कुछ के पीछे जो है क्या है, सत्य है। यानी सबका बेस जो है वो सत्य है, और सत्य की चर्चा तो उपनिषद में भी लिखा गया है, और गांधी जी उपनिषद को मानते भी थे। और क्योंकि गांधी जी जो जिस विचारधारा को मानते थे उसमें बुद्ध और महावीर की विचारधारा को मानते थे। बुद्ध और महावीर का मानने का मतलब है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानते थे, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में जो है वो सत्य अहिंसा का जो है वो प्रयोग किया गया है। सत्य और अहिंसा, यानी कि हिंसा की कोई जगह ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि गांधी जी का जो ये सत्य और अहिंसा था, ये उनके अपने विचारधारा में जो लाई गई थी, वो उसका जिक्र जो है वो उपनिषद में भी है, बौद्ध ग्रंथों में भी है, महावीर के विचारों में भी है, जैन ग्रंथों में भी है। तो इस चीज को अपनाते हुए गांधी जी जो है सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो इनके द्वारा जो बोला गया था कि किसी भी आंदोलन का जो दो मूल आधार है, सत्य अहिंसा तो है ही, और प्रेम भी है। यानी कि प्रेम और सत्य, यानी किसी के साथ अगर आप प्रेम पूर्वक किसी बात को करते हैं तो शायद वो व्यक्ति जो है आपकी बात को 60 to 70% जो है वो समझने के लिए तैयार होता है। और अगर आप उल्टा किसी के साथ थोड़ा सा एग्रेसिव होकर उस चीज को रख पाते हैं, तो हो सकता है वो चीज को नहीं समझे, या उसका उल्टा रिएक्शन होता है। आप अगर गलती भी कर दें और किसी से एक प्रेम पूर्वक आप अगर उससे क्षमा मांग लें, तो वो आदमी आपको क्षमा कर देगा, लेकिन आप गलती करके उल्टा उसके साथ सीनाजोरी करेंगे तो इसका परिणाम तो निगेटिव आता ही है। तो जो गांधी जी का जो मूल आधार था, जिसमें इन्होंने प्रेम और सत्य को सर्वोपरि माना, सत्य और अहिंसा को इन्होंने आगे माना। यानी इनके हिसाब से यह कहना था कि स्वयं जो है वो पीड़ा सहकर, जो बुरा व्यक्ति है जिसने पीड़ा को सहा है, उसे अच्छा में जो है उसको परिवर्तन करना है। तो इस तरीके से किसी भी आदमी का जो है हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। और हृदय परिवर्तन करने के लिए इनके पास जो है, ये तो फिलोसफिकल बातें हैं, लेकिन उसको अगर आंदोलन में प्रयोग करना है तो आंदोलनों में आप किस तरीके से इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इनका था क्या, असहयोग। इसीलिए आप देखेंगे महात्मा गांधी का जो आंदोलन हुआ जिसमें असहयोग, असहयोग का मतलब क्या, हम आपके किसी काम में भागीदारी ही नहीं करेंगे, हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, यानी कि किसी भी भागीदारी नहीं है, अंग्रेजों के काम में हमारा कोई सहयोग नहीं होगा, हमारा अपना सबका कुछ खुद का होगा। ये स्वैच्छिक हड़ताल करते थे, स्वैच्छिक अपने हिस्सा, अपने भूख हड़ताल देखते होंगे बहुत लोग करते हैं, या महात्मा गांधी तो करते ही थे। और स्वैच्छिक हड़ताल करने का मतलब क्या था कि अहिंसक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हिंसक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अहिंसक। तो ये हड़ताल करते थे भूख हड़ताल। उसके अलावा जो है वे सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा,
इसीलिए महात्मा गांधी का जो ये असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा है, अगले क्लास में यही सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन तो शायद पढ़ ही लिए, अगला एक है सविनय अवज्ञा, और आगे आने वाले क्लास में फिर हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी का था। तो सविनय अवज्ञा का मतलब क्या? बिल्कुल रक्तहीन, अहिंसक, जिसमें कोई रक्त का एक कतरा भी नहीं होगा। ये भूख करते थे, हड़ताल, उपवास, तो ये सब इनका हथियार होता था। हम क्या करेंगे? अनुनय विनय करेंगे, प्रेम पूर्वक करेंगे, सत्य का जो मार्ग है उसको चुनेंगे। और ये सारा चीज ये कहाँ से सीख कर आए थे? तो ये सब कुछ जो है महात्मा गांधी अफ्रीका से सीख कर आए थे, क्योंकि अफ्रीका से वहां पे इनके साथ जब भेदभाव किया गया तो इनका जो मुख्य हथियार था यही था, असहयोग, स्वैच्छिक हड़ताल, सविनय अवज्ञा, उपवास, सत्य, अहिंसा, प्रेम। तो इन सभी चीजों को जो है एक पैकेज के रूप में वहां इस्तेमाल करके ये आए थे, और उसी चीज को यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे थे। तो ये गांधी जी की आइडियोलॉजी थी कि एक बार हम अपने तरीके से भारत में भी प्रयोग करते हैं, देखते हैं इसका क्या प्रयोग होता है। और उसी प्रयोग में जो है इसका प्रयोग इन्होंने बिहार में चंपारण में जब इन्होंने किया, तो स्वाभाविक है कि चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। चंपारण सत्याग्रह जैसे ही सफल हुआ 1918 में, ये जाके फिर क्या करते हैं, अहमदाबाद हड़ताल करते हैं, फिर ये खेरा आंदोलन करते हैं, फिर रॉलेट सत्याग्रह होता है, फिर असहयोग आंदोलन होता है। और इसके बाद जो है गांधी जी की लोकप्रियता इतना ज्यादा भारत में और बिहार में या अन्य हिस्सों में पूरा बढ़ जाता है कि गांधी जी जो है अब ये सर्वमान्य नेता हो जाते हैं, और सभी आंदोलनों की जो नेतृत्व इनको सौंप दी जाती है। तो ये गांधी जी की अपनी जो है वो क्रेडिबिलिटी थी, और किस तरीके से गांधी जी उन चीजों को लीड करते जा रहे थे, ये सीखने की जरूरत है। उस समय के नेताओं को भी थी और अभी के नेताओं को भी सीखने की जरूरत है। अगर हम बात करें कि गांधी जी जब यहाँ आए, चंपारण में जब गांधी जी का आगमन हुआ, क्योंकि अभी हमने बताया था कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन के बाद जो है गांधी जी अप्रैल 1917 में यहाँ पे आते हैं। तो कब आते हैं? 9 अप्रैल 1917 में ये आते हैं, 9 अप्रैल 1917। एक बार शायद ये क्वेश्चन पूछा भी गया था प्रीलिम्स में कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, अप्रैल में, मई में। तो आप इस चीज को थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेंस के दौरान अक्सर हम बच्चों को यही बोलते हैं कि मेंस की तैयारी करेंगे, तो मेंस की तैयारी के दौरान ही आपका क्या है वो प्रीलिम्स भी होता जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको मेंस के लिए काम करेगा, और जो फैक्ट चीजें हैं, फैक्चुअल चीजें हैं, वो आपको प्रीलिम्स के लिए काम करेगा। और दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और वही अभी आप 71वीं यूपीएससी में आप देखिए ना प्रीलिम्स में कि लोगों का क्या हाल हुआ है। इतना ज्यादा जो है प्रीलिम मेंस सॉरी पीटी के लिए पढ़े, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई नहीं हो पाई, फैक्चुअल में ही रह गए, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो गया। और 4-5 नंबर के इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे विद्यार्थी हैं। तो इसीलिए अक्सर आपकी पढ़ाई की शुरुआत जो है वो मेन से ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सालों भर प्रीलिम्स पढ़ते रहें। तो बात कर रहे थे हम गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी जो है वो 9 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ कहाँ से आते हैं? कलकत्ता से प्रस्थान करते हैं, यानी कि ये बंगाल के क्षेत्र में कलकत्ता आए। कलकत्ता से फिर धीरे धीरे होके ये 10 अप्रैल को कहाँ आए? पटना आए। 10 अप्रैल को ये पटना आते हैं। पटना में इनके साथ कौन कौन लोग रहते हैं? तो राजकुमार शुक्ल तो रहते हैं, ब्रजकिशोर प्रसाद हो गए, मौलाना मजरुल हक जो है यहाँ इनके साथ रुकते हैं पटना में आके। जो सदाकत आश्रम आप देख रहे हैं मजरुल हक खेरू मियाँ के द्वारा जो दिया गया है, तो यहाँ पे आके ये रुकते हैं कलकत्ता। कलकत्ता से पटना, और पटना से फिर ये कहाँ जाते हैं? पटना से फिर ये प्लांट एसोसिएशन के जो मंत्री रहते हैं जेएम विल्सन, वहां से मतलब पटना से ये जब मुजफ्फरपुर होते हुए यहाँ पहुंचते हैं मोतिहारी यानी कि चंपारण पहुंचते हैं, तो वहाँ प्लांटर एसोसिएशन के जो मिनिस्टर होते हैं उनका नाम है क्या? जेएम विल्सन। जेएम विल्सन। तो पहले आके ये जेएम विल्सन महोदय से जाके मिलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा बात है, आप हमारी समस्या को सुने और फिर आप जो है इस चीज को इम्प्लीमेंट करें।
तो इस तरीके से ये पटना आते हैं। पटना बहुत करीब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना से मोतिहारी या फिर मुजफ्फरपुर जाने के क्रम में इनके साथ कौन कौन लोग रहते हैं। तो मौलाना मजरूल हक हो गए, जेबी कृपलानी हो गए, ब्रजकिशोर प्रसाद हो गए, राजकुमार शुक्ल तो थे ही, राजेंद्र प्रसाद हो गए। ये सारे लोग जो है वो महात्मा गांधी के साथ जो है वो जाने का काम करते हैं। तो जब जे.एम. विल्सन से मिलते हैं, तो जे.एम. विल्सन से मिलने के बाद ये अपनी बात को वहां पे रखते हैं। उसके अलावा फिर जाते हैं चंपारण में, वहां के किसानों से मिलते हैं, और किसान से मिलने के बाद अपनी बात को जब वो वहां पे रखते हैं तो इनके साथ अवहेलना की जाती है। अब यहीं पे क्या होता है कि पहले ये आते हैं कहाँ, कलकत्ता से पटना, पटना से मुजफ्फरपुर, फिर मुजफ्फरपुर से मोतिहारी। इसी क्रम में सारे लोग इनके साथ जुड़ते जाते हैं, जिसमें राजकुमार शुक्ल हो गए, ब्रजकिशोर प्रसाद हो गए, मौलाना मजरूल हक हो गए, जेबी कृपलानी हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए। ये तमाम लोग जो है महात्मा गांधी के साथ वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद जो प्लांटर एसोसिएशन के जो मिनिस्टर होते हैं उनसे ये मिले। उनसे मिलने के बाद ये किसानों की समस्या को वहां पे रखे, और किसानों की समस्या को जब ये रखते हैं तो यहाँ पे सरकारी जो है इनके साथ गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक अवहेलना की जाती है, यानी इनकी बातों को जो है वहां पे नहीं माना जाता है, अनदेखी की जाती है। तो इस अवहेलना के बाद जो है इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है, कि मजिस्ट्रेट वहां पे जो रहते हैं वो गांधी जी को गिरफ्तारी का आदेश देते हैं, और इस तरीके से वहां पे कानून तोड़ने का आरोप लगाते हैं। फिर वहां पे ये अपना जो हथियार था इनका असहयोग का, सविनय अवज्ञा का, सत्याग्रह का, ये सब प्रयोग, सविनय अवज्ञा का, तो ये सब ये स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे लोगों का जो है भारी जन समर्थन इनको मिलता है। जितने भी किसान थे, स्थानीय लोग थे, वो सभी आके इनको सपोर्ट करते हैं। और उस समय जो उपराज्यपाल थे उनका नाम था क्या, एडवर्ड गेट। उपराज्यपाल वहां के कौन, मतलब उस समय तत्कालीन उपराज्यपाल थे, उनका नाम था एडवर्ड गेट। एडवर्ड गेट जो है इनसे बात करने के लिए इनको कहाँ बुलाते हैं, रांची, महात्मा गांधी। और रांची उस समय बिहार का हिस्सा था, बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि इनकी अवहेलना करने के बाद ये अपने जो हथियार है उसको यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट कर दिए, और सहयोग करना शुरू कर दिए, सविनय अवज्ञा करना शुरू कर दिए, सत्याग्रह जो है वो प्रारंभ कर दिए। तो इससे लोगों, स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन मिला, और भरपूर समर्थन मिलने के बाद जो है वहां के जो अंग्रेजी उपराज्यपाल थे उनको विवश होना पड़ा। उनको मजबूरन जो है इनसे वार्ता के लिए बुलाया गया, कहाँ पे, रांची। और रांची जैसे ही मिले, रांची जैसे ही आए तो एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम क्या रखा गया, चंपारण एग्रेगेरियन कमेटी। चंपारण एग्रेरियन कमेटी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, एफजी सलाई थे, और भी लोग थे। उसमें कुछ लोग और हैं, उसका नाम अध्यक्ष जो है वो इसमें थे एफजी सलाई, चंपारण एग्रीरियन कमेटी के एफजी सलाई, और एक कर्नल रीड भी, मतलब रीड थे, और एक और कुछ अंग्रेज इनके, मतलब ये अंग्रेजों के साइड से थे। भारतीयों के तरफ से कौन थे, तो गांधी जी स्वयं थे। उस कमेटी में गांधी जी को उसमें हिस्सेदारी दी गई थी। हरिहर प्रसाद थे, वो भी थे, गांधी जी थे और हरिहर प्रसाद थे। यानी जो चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई गई उसके अध्यक्ष एफजी सलाई थे, और अंग्रेज में एक रीड थे, और भारतीयों में जो है उसमें गांधी जी को बुलाया गया, और हरिहर प्रसाद जो थे, हरिहर प्रसाद नारायण सिंह, इनको भी उस समिति में जो है एक मेंबरशिप में मेंबर के तौर पर उनको नामित किया गया। तो ये लोग जब आए, कमेटी बना, कमेटी बनने के बाद जो है उस समिति का जो एक रिपोर्ट आता है, तो उसी रिपोर्ट में ये बातें आई कि आखिर ये विद्रोह का कारण क्या है। उन लोगों ने जब रिपोर्ट
आई, तो उन लोगों ने ये एनालिसिस करने के बाद जब रिपोर्ट को जारी किया तो उस रिपोर्ट में ये आया कि तिनकठिया पद्धति जो लागू हुई है इसको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि विद्रोह का जो कारण है वो क्या है, तिनकठिया पद्धति। इसको क्या करना है, इसको एबॉलिश करना है, इसको समाप्त करने की बात की गई है इस रिपोर्ट में। दूसरा जो ये था क्या बोलते हैं, लगान, लगान का जो है 25% 25% जो है वो माफ किया जाए। यहीं पे जो है कुछ आलोचना इनकी होती है, लगान का कितना 25% ही माफ करने की बात की गई। तो कुछ आलोचना जो है आलोचक जो है वो ये बोलते हैं कि लगान में जो है 100% वापसी की बात अगर महात्मा गांधी करते तो शायद जो है वो बेहतर माना जाता, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो कमेटी की स्थापना हुई अब यहीं से होता है। 100% ना, कम से कम 25% तो ही हुआ। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी की बात तो मानी, तिनकठिया पद्धति जो जबरन वहां पे कृषि पद्धति को लागू करने की बात कही गई थी उसको समाप्त तो किया। तो ये महात्मा गांधी इसको अपनी एक जीत के रूप में मानते हैं। आलोचना करने वाले आलोचक कुछ भी बोलते हो, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रयास किया गया और पहला प्रयास था, इसमें तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया गया और लगान जो है उसको 25% जो है उसको माफ किया गया। लेकिन इसी के साथ जो है आलोचना भी इनकी की जाती है। तो थोड़ा सा आप इसको आलोचना को भी वहां पे लिखने का प्रयास करेंगे कि आलोचना में इनके जो आलोचक हैं, जो चंपारण सत्याग्रह की आलोचना करते हैं या महात्मा गांधी की जो आलोचना करते हैं, उनके द्वारा ये बोला गया कि जो गांधी जी थे वो किसानों की समस्या को जो सतही समस्या थी जो ग्राउंड लेवल की समस्याएं थी, सतही समस्याओं को इन्होंने नहीं उठाया। तो एक तो आरोप ये लगा आलोचना में। दूसरा क्या था, जो 100% यानी 100% लगान में जो है 100% की ये लोग बात कर रहे थे, लगान जो है ये 100% माफ हो जाए या इसको वापस कर दिया जाए। तो यहाँ 25% की बात महात्मा गांधी के द्वारा जो है उसको मान लिया गया। ये लोग बोल रहे थे कि अगर 25% वापस होता तो नीलहों की बहुत बड़ी बेइज्जती होती, क्योंकि वो मानते अपने आप को कि एक साधारण सा एक जो है आदमी आया और जिसका कोई बहुत अभी के समय में वजूद नहीं था, लेकिन अपनी समस्याओं को इस तरीके से वो रखा और लोगों का जो जन समर्थन उसको मिला, उस जन समर्थन के हिसाब से अगर हम 100% वापस कर देते तो ये कहीं ना कहीं हमारी बेइज्जती होती। तो अंग्रेज अपनी प्रेस्टीज को बचाने के लिए भी और महात्मा गांधी के प्रेस्टीज को भी ध्यान में रखकर, हालांकि महात्मा गांधी की तो बात मान ही लेगी, लेकिन महात्मा गांधी इसको फोर्स नहीं की क्योंकि उनका पहला ये आंदोलन था। तो वो सोचे कि अगर हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, ये कहां तक वो अंग्रेजों की नब्ज को टटोलने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर हम जो कहना चाह रहे हैं, हमारे जो मांगे हैं, उसमें अंग्रेज जो है वो कहां तक सहमत होते हैं, अंग्रेज किस तरीके से हमारी बात को मानते हैं। तो महात्मा गांधी इस चीज के लिए वो वहां पे प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज चाह रहे थे इसको ईगो के रूप में लेना कि अगर हम 100% माफ कर दिए तो हो सकता है आने वाले हमारे जितने भी हमारे द्वारा जो पॉलिसी लाई जाती है तो ये आदमी आएगा और विरोध करेगा और विरोध करने के बाद हमको हर चीज को मानना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा किसी भी जो पॉलिसी होगी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे और लगातार ये आदमी विरोध करता जाएगा। तो उसके मन में ये चल रहा था, महात्मा गांधी के मन में चल रहा था कि अगर हम पहली बार प्रयोग करते हैं, कम से कम थोड़ा ही सही लेकिन कुछ तो बात माना, तो इस तरीके से उनका प्रयोग जो है वो सफल माना जाता है। लेकिन आलोचना करने वाले जो है वो ये बात बोलते हैं कि अगर महात्मा गांधी वहां 100% की बात किए होते तो शायद जो है अंग्रेज 100% मानते। लेकिन निष्कर्ष के तौर पे यही बात आके निकल के आई कि अंग्रेज अगर 100% अगर उनकी लगान को माफ कर देते तो उनकी अपनी बेइज्जती होती, इसीलिए अंग्रेज जो है वो ऐसा नहीं कर पाए। तो ये इनके जो है वो आलोचना की जाती है। इस आंदोलन का जो है क्या महत्व रहा या क्या परिणाम रहा, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के क्या महत्व थे या उसके क्या परिणाम है। तो चंपारण सत्याग्रह जो था ये एक महज एक किसान आंदोलन ही के रूप में ही इसको जो है एक सीमित करने का मामला नहीं था, या इस जो चंपारण सत्याग्रह था इसको महज एक किसान आंदोलन के रूप में सीमित करने की जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि आने वाले जितने भी आंदोलन हुए, बेशक इसमें किसानों की समस्या थी, लेकिन आने वाले जितने भी आंदोलन थे, अब जो है इसमें गांधी जी के द्वारा जो है खुलकर अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किए। गांधी जी के द्वारा जितने भी हथकंडे अपनाने थे, हर एक तरीके का गांधी जी ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पे भी जीत मानी जाती थी। पहली बार जो है वो सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा का जो है सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे पहली बार सत्याग्रह और, हालांकि असहयोग की भी बात सोच के आए थे, असहयोग नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा इसका प्रयोग किया गया। महज एक किसान आंदोलन ही नहीं था ये, क्योंकि किसान से जुड़ी हुई समस्याओं का समापन या समाधान तो हुआ, लेकिन इससे जुड़ी और भी जिन लोगों की समस्याएं थी उसका भी निपटारा जो है गांधी जी के मन में है। और जो अभी तक किसानों की समस्या प्रांतीय स्तर पे होती थी, किसानों की मुद्दा को जो है उठाने वाला कोई नहीं होता था, अब ये किसान की जो समस्या है या किसानी मुद्दा जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर आ गया। यानी किसानी मुद्दा जो है महात्मा गांधी के हस्तक्षेप करने के बाद ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया। अब राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया यानी कि सभी लोग इस चीज में पार्टिसिपेट करने लगे। अब देखे होंगे कि इसके बाद जो है सहजानंद सरस्वती आते हैं, किसान की समस्या को लेकर आते हैं, किसानों का नेता बनते हैं, फिर उसको जो है एक नेशनल लेवल पे लेके जाते हैं, बहुत लोग जुड़ते जाते हैं। तो वो भी एक स्ट्रेटजी। लेकिन पहले क्या था कि अलग अलग प्रांतों में कुछ सीमित क्षेत्रों में ही ये समस्याएं जो है वो उसको सीमित कर दी जाती थी। और इसी आंदोलन के बाद जो है जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को जो है वो महात्मा की उपाधि दी जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी जाती है। तो इस तरीके से आप देखें कि ये सारा परिणाम आपको देखने को मिला। किसानी मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर हो गई, गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि देना लोग शुरू कर दिया, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर थे। किसानों की समस्या को उजागर करना शुरू कर दिया लोगों ने। पहली बार गांधी जी का जो सत्य और अहिंसा का था उसका प्रयोग किया, सविनय अवज्ञा का, सत्याग्रह का, ये तमाम मुद्दा जो है वो चीजें यहाँ पे देखने को मिली। अब आखिर बात करते हैं कि किसान जो आंदोलन हुआ ये चंपारण इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य तो वही है कि ब्रिटिशों के द्वारा जो है कि जो किसानों का शोषण किया जा रहा था उस शोषण से क्या करना है, मुक्ति दिलाना है। जो आम जनमानस, जो स्थानीय लोग थे, उनकी जो उनका जो शोषण किया जा रहा था, आर्थिक रूप से किया जाए या शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से, किसानों को जो है वो जागरूक किया गया। किसानों को जागरूक करना या किसानों को जागरूकता फैलाना। और ये सब काम कौन कर रहे थे? ये सब काम तो राजकुमार शुक्ल कर ही रहे थे, लेकिन जो मूल समस्याएं थी उसका निपटारा नहीं हो पा रहा था। उसी मूल समस्याओं का निपटारा करने के लिए महात्मा गांधी आते हैं और महात्मा गांधी जो है यहाँ से शुरू करते हैं। फिर स्वराज की स्थापना, इसी में आप ये भी बोल सकते हैं कि अपनी सरकार जो है यहाँ से स्वराज की बात तो बहुत पहले से भी उठती आ रही थी, लेकिन इसके बाद भी जो है स्वराज की स्थापना। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो था कि अभी तक जो लीडरशिप मतलब अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग आंदोलनों को करने के लिए जो लोग नेता आ रहे थे, तो उनके साथ जो है कम मात्रा में लोग जुड़ रहे थे, या जिस क्षेत्र से आते थे वो छोटे उसी क्षेत्र के लोग सिर्फ जो है वो इसमें पार्टिसिपेट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि महात्मा गांधी का जब ये सत्याग्रह सफल होता है तो इसके नेतृत्व के लिए जो है महात्मा गांधी आते हैं। तो इसमें जनता की भी भागीदारी जो है बहुत तायत मात्रा में देखी जाती है। और यहाँ के बाद जितने भी आंदोलन हुए महात्मा गांधी के द्वारा, उसमें जो है छात्र हो, युवा हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, किसान हो, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोग हो, सभी लोग जो है अपनी वहां पे अपनी जन सहभागिता दिखाते हैं। और स्थानीय मतलब लोगों की, जो आम लोगों की भागीदारी तो दिखती है, लेकिन जो
कई और नेता थे जो गुमनाम भी नेता थे और बड़े बड़े नेता थे, तो कई नेता आके आंदोलन से जुड़ते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है एक आंदोलन को मजबूती प्रदान होती है। सारे लोग जो है सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं और सभी लोगों ने यहाँ के बाद, चूंकि हमने आपको बताया था कि महात्मा गांधी की इतनी ज्यादा लोकप्रियता बढ़ती है, सर्वमान्य नेता के रूप में इनको स्वीकार कर लिया जाता है और इनके बताए हुए रास्ते पे जो है लोग चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सभी लोग जितने भी नरमपंथी थे, जो मॉडरेट थे, वो सारे लोग महात्मा गांधी को फॉलो करने लगते हैं। कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी जो है महात्मा गांधी की विचारधारा से सहमत होते हैं, लेकिन बाद में परिस्थिति के हिसाब से जो है एक्सट्रीमिस्ट भी, जो क्रांतिकारी लोग हैं, वो लोग भी थोड़ा थोड़ा जो है महात्मा गांधी से कटते चले जाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी अपने द्वारा जो उनकी पॉलिसी थी, उनकी जो सविनय और ये असहयोग या इन तमाम हथियारों का जो इनका महात्मा गांधी ने प्रयोग किया था, उसको लगातार ये कंटिन्यू करते चले गए। और इसके बाद जो है आज़ादी दिलाने में जो महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका होती है, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका होती है, असहयोग आंदोलन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, और भी जो चीजें होंगी थोड़ा थोड़ा हम लोग उसको पढ़ लेंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा चंपारण सत्याग्रह था, जिसमें हमने बहुत चीजों को अच्छे से समझाने का प्रयास किया कि महात्मा गांधी कहाँ से आए, क्यों जरूरत पड़ी, कौन कौन लोग पहले से थे, बैकग्राउंड क्या था, ये तमाम चीजों को हमने देखने का प्रयास किया। अगर हम बात करें निष्कर्ष के तौर पे, निष्कर्ष के तौर पे आप चीजों को क्या बोल सकते हैं, तो इस आंदोलन के बाद क्या हुआ, नीलहे जो थे, जो यूरोपियन नीलहे जो आके यहाँ पे बस गए, तो वो हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। जो यूरोपियन नीलहे थे, इनका जब इतना ज्यादा विरोध हुआ, जो बगान मालिक थे, गोरे बगान मालिक, ये नीलहे जो है हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। तो ये एक प्रभाव पड़ा निष्कर्ष के तौर पे, इसको हम वहां पे थोड़ा मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या हुआ, जो रैयत थे, जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, जिनका शोषण किया जा रहा था, उन रैयतों को जो है एक तरीके से मान सकते हैं कि सुकून मिला, सुकून भरी जिंदगी, जो कर्ज के बोझ के तले एकदम दबे हुए थे। अमेरिकी क्रांति हुई थी 1776 में, जो जिसको बोला जाता है वयस्क उपनिषेध उपनिवेश, तो वहां से कुछ लोग जो है सीखने का प्रयास किए, वहां से भी लोगों ने उसकी आइडियोलॉजी को सीखा और यहाँ पे उसको फॉलो किया। और सबसे बड़ी बात जो है वो महात्मा गांधी का जो है, यहाँ से महात्मा गांधी की लोकप्रियता बढ़ती है। सर्वमान्य नेता के रूप में ये जाने जाते हैं, लोगों ने स्वीकार कर लिया, इनका एक्सेप्टेंस बढ़ गया और इनके द्वारा आगे जितने भी आंदोलन हुए, उस आंदोलन का जो है वो मार्ग प्रशस्त हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी में जो सत्य और अहिंसा थी, प्रेम जो था, जो जीवन के जीवन का जो मूल आधार है, जो बुद्ध और महावीर के आइडियोलॉजी में भी है, जो उपनिषद में भी जिसकी बातें कही गई है, उन सभी चीजों को देखते हुए और इनके जीवनी में भी, सत्य के मेरे प्रयोग में भी महात्मा गांधी इन सभी चीजों का जिक्र करते हैं कि सत्य का मेरे जीवन पे क्या प्रयोग, हमने कहाँ कहाँ प्रयोग किया, सत्य के लिए हमने कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ लड़ी, किस तरीके से लोग मेरे साथ समर्थन पे आए, किस तरीके से लोग मेरे नीतियों का विरोध किए। इन तमाम चीजों को महात्मा गांधी ने अपनी उस किताब में अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास किया है। तो कभी मौका मिलेगा, उम्मीद करते हैं आप जरूर उसको पढ़िएगा। और जो चंपारण सत्याग्रह आज का मेरा टॉपिक था, उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से सारे चीजों को देखने का प्रयास किया। कुछ चीजें, हालांकि हमने क्लास के दौरान ऐसा कोई भी एस्पेक्ट नहीं होता है जो छोड़ने का प्रयास करते हैं, बस एक संतुष्टि के लिए हम आपको बोलते हैं कि अगर कुछ छूट भी गया होगा तो आपको नोट्स के माध्यम से चला जाएगा। यानी आपकी तैयारी जो है बिल्कुल हम लोग प्रयास करें कि कंसोलिडेट वे में हो, ताकि क्लास में आपको भी सारी चीजें जो वो क्लियर हो जाए, कुछ नोट्स के माध्यम से हो जाए, और लगातार जो मेंस आंसर राइटिंग हमारा चल रहा है उसमें आप आके जुड़ें, पढ़ें और लगातार आप जो है उसमें पार्टिसिपेट करें। इससे क्या होगा कि आपकी लेखन शैली अच्छी होगी, आपका मेंस अच्छे से प्रिपेयर होगा और प्रिपेयर होने के बाद आप अच्छे तरीके से उसमें अच्छे नंबर ले सकें और आपकी सफलता जो है वहाँ पे बिल्कुल आप अच्छे तरीके से उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास जो है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, बहुत सारी चीज़ों को आपने पहली बार पढ़ा होगा, बहुत चीज़ को आपने पहले से भी पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नई टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।